please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. सलमान खान 11 साल बाद एक बार फिर निर्माता निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म में काम कर सकते हैं। अपने टीवी शो बिग बॉस की लॉन्चिंग के मौके पर सलमान खान ने इसकी तरफ इशारा किया और एक सवाल के जवाब में बताया कि वो संजय लीला भंसाली की फिल्म में काम कर सकते हैं। सलमान ने कहा कि हाँ, मैं संजय के साथ फिल्म कर रहा हूँ। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं जानता, मैंने भी सिर्फ इसके बारे में सुना है। हालांकि अगले ही पल सलमान ने बात घुमा दी और मजाकिया लहजे में कहा कि संजय मेरे फोन का जवाब भी नहीं दे रहे हैं, प्लीज उनसे कहिए कि मुझसे बात करें। सलमान और संजय लीला भंसाली की जोड़ी खामोशी, द म्यूजिकल और हम दिल दे चुके सनम जैसी सुपरहिट फिल्में दे चुकी है, लेकिन 2007 में फिल्म सावरिया में छोटा सा रोल निभाने के बाद सलमान और संजय लीला भंसाली के रास्ते जुदा हो गए। हालांकि भंसाली ने सलमान को हमेशा एक शानदार अभिनेता बताया। No, right now it's off. I love Salman as an actor, and today it doesn't matter to him whether I'm making films with him or no. He's cult. He stands in a film and it does 300 crores. So I'm dying to do a film with him, but it all depends. The onus is on him. It all depends on him. सलमान खान फिलहाल अपनी फिल्म भारत की शूटिंग में बिजी हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि वो संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म इंशाअल्लाह में उनके साथ काम कर सकते हैं। देख पाने में असमर्थ लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली में एम्स के डॉक्टरों ने आर्टिफिशियल कॉर्निया की मदद से लोगों की आंखों की रोशनी दोबारा लौटाने का दावा किया। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक देश में पहली बार एम्स में आर्टिफिशियल कॉर्निया का इस्तेमाल शुरू किया गया है। दावा किया गया कि आर्टिफिशियल कॉर्निया की मदद से 2 साल में 10 लोगों की आंखों की रोशनी लौटाई जा चुकी है। डॉक्टरों ने बताया कि आर्टिफिशियल कॉर्निया का ऑपरेशन काफी आसान है और इसके नतीजे भी अच्छे हैं। यह आर्टिफिशियल कॉर्निया कोलेजन नाम के प्रोटीन से बनाया जाता है। दावा किया जाता है कि मरीज को लगाए जाने के बाद आर्टिफिशियल कॉर्निया के रिजेक्शन की संभावना बहुत कम होती है। डॉक्टरों का कहना है कि हर साल करीब 2 लाख लोगों को कॉर्निया की जरूरत होती है, लेकिन सिर्फ 25% मरीजों को ही कॉर्निया मिल पाता है। पुलिस ने AK-47 बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। बिहार के मुंगेर जिले में इमरान नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी के बाद सेना के इस खतरनाक हथियार की खरीद फरोख्त के काले कारोबार का पूरा भांडा फूटा है। पुलिस ने इस मामले में AK-47 को बेचने वाले पुरुषोत्तम लाल रजक के अलावा उसके बेटे को गिरफ्तार कर 5 प्रतिबंधित बोर के कारतूस, राइफल सुधारने के उपकरण, 6 लाख नकदी के साथ ही इनोवा इंडिका कार जब्त की है। ये गिरोह साल 2012 से अब तक 70 से ज्यादा AK-47 बेच चुका है। सेना की राइफल सुधारते इसने AK-47 बेचने का ऐसा नेटवर्क तैयार कर लिया कि अब तक 70 से ज्यादा राइफल बाजार में बेच चुका है। जबलपुर में सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो में AK-47 सहित कई उपयोग किए गए बेकार हो चुके खतरनाक हथियारों को गोदाम में रखने के लिए लगे व्यक्ति की मिलीभगत से इस काम को अंजाम दिया गया। आरोपी ने हथियारों को सुधार कर लाखों में मुंगेर के इमरान को बेचा। एक व्यक्ति के लालच की कहानी है और इस लालच के कारण उसने जो देश की सुरक्षा के लिए यूज होने वाला AK-47 है, ऐसे लोगों को दे आया जो निश्चित तौर पे राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए चुनौती है। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि लगभग 70 AK-47 राइफल इमरान और एक और उसके साथी को मुंगेर में दिया है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में हुए कार्यक्रम के दौरान बीजेपी की गुटबाजी सामने आ गई। टिकट बंटवारे को लेकर हुए विवाद से विधायक लाभचंद बाफना और बसंत अग्रवाल कार्यक्रम के बीच में ही मंच पर बहस करने लगे, जिसकी वजह से वहां काफी देर तक हंगामा होता रहा। मंच पर पहुंचे बीजेपी नेता बसंत अग्रवाल ने खुद को अपमानित करने का आरोप लगाया। मुझे अपमानित करके आप नीचे उतार रहे हैं लाभचंद जी, मुझे आपका सम्मान करने का अधिकार है कि नहीं? इसके बाद विधायक लाभचंद बाफना ने बसंत अग्रवाल से माइक छीन लिया। विधायक लाभचंद ने आरोप लगाया कि अटल जी के निधन पर राष्ट्रीय शोक के समय बसंत अग्रवाल ने गाजे बाजे के साथ यात्रा निकालकर बीजेपी की छवि खराब की। आपने हमारे पार्टी का इतना बड़ा नुकसान किया है कि एक एक कार्यकर्ता इसके बाद विधायक लाभचंद ने बसंत अग्रवाल को मंच से नीचे जाने को कहा। आपको यहाँ का एक कार्यकर्ता बैठने नहीं देगा, चुपचाप चले जाइए। काफी देर तक चले हंगामे के बाद बसंत अग्रवाल मंच से उतर गए। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच तनातनी की असल वजह साजा विधानसभा से टिकट के लिए पेश की गई दावेदारी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथों में डंडे और बैनर लेकर सड़क पर केंद्र सरकार के विरोध में मार्च निकाला। भोपाल में पेट्रोल की कीमत 85 और डीजल की कीमत 75 रुपए के पार पहुंचने के बाद बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे।
और रोशनपुरा चौक से राजभवन तक पैदल मार्च किया। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ ये कांग्रेस का मार्च है। राजभवन की तरफ मार्च कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। और पेट्रोल की जो कीमतें हैं 85 रुपए पार कर चुकी हैं भोपाल में। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झंडे, बैनर और तख्तियां लेकर जुलूस निकाला और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। तेल की बढ़ती कीमतों का विरोध करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैनरों पर पुराने दिन और अच्छे दिन लिखकर गुस्सा जताया। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी हुई है और डीजल पेट्रोल भाव कम नहीं हुआ है, तब तक हम लगातार संघर्ष करेंगे। मार्च में कांग्रेस की कई महिला कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया और बीजेपी को चुनाव के दौरान किए गए वादे याद दिलाए। भारतीय जनता पार्टी के नेता बात करते थे अच्छे दिनों की, क्या 87 के पार होना ही अच्छे दिन है। साथ ही प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर महंगाई को रोकने में नाकाम रहने का आरोप भी लगाया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में सड़क के किनारे खड़े एक पुलिसकर्मी को वहां से गुजर रहे एक ट्रक ने टक्कर मार दी। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त सड़क पर कई गाड़ियां गुजर रही थीं। जबकि खाकी वर्दी पहने पुलिस वाला सड़क के किनारे खड़ा नजर आया। उसके सामने से एक एसयूवी और सामान ढोने वाली गाड़ी गुजरी। आगे ट्रैफिक होने की वजह से दोनों गाड़ियां रुक गईं, लेकिन उनके पीछे आ रहे ट्रक का ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा पाया और गाड़ियों को टक्कर मारने से बचाने के लिए उसने गाड़ी बाईं ओर घुमा दी और सीधे वहां खड़े पुलिस वाले को टक्कर मार दी। पुलिस वाले को टक्कर मारने के बाद भी ट्रक नहीं रुका और नीचे गिरे पुलिस वाले को कुचलते हुए थोड़ा और आगे बढ़ गया, लेकिन तभी ड्राइवर ने ब्रेक लगाकर ट्रक रोक दिया। इसके बाद ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर दरवाजा खोलकर वहां से भागने लगे, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने आरोपी ड्राइवर को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं इस हादसे में बुरी तरह घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमेरिका के सिनसिनाटी में एक बैंक में फायरिंग के बाद वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि पुलिस ने आरोपी हमलावर को मार गिराने का दावा किया। जिसके गोलियां चलाने के बाद बैंक में मौजूद लोग बाहर भागने लगे। बैंक में फायरिंग की सूचना मिलते ही बड़ी तादाद में पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच गईं। पुलिस ने हादसे वाली जगह सील कर दी और वहां मौजूद लोगों को बैंक से दूर हटाया। बैंक में हुई फायरिंग में 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। What we know is an individual entered the loading dock area of the building, began firing shots. बैंक में फायरिंग करने वाले आरोपी की पहचान ओमार पेरेज के रूप में की गई। पेरेज के पास पुलिस को एक पिस्तौल और करीब 200 गोलियां मिली। बीती रात मुंबई में आयोजित हुआ डिजिटल वेब सीरीज का आई रील अवार्ड, जहां बॉलीवुड, टीवी और वेब सीरीज की तमाम हस्तियों ने शिरकत की। आइए आपको दिखाते हैं इसी की एक खास झलक। बीती रात मुंबई में आयोजित हुआ आई रील अवार्ड, जहां बॉलीवुड, टीवी और डिजिटल वेब सीरीज से जुड़े कई सितारों ने शिरकत किया। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग तो अभी तो शो आया था 2 महीना पहले, ऐसा लग रहा है सब बड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है। इस अवार्ड फंक्शन की खास बात थी कि ये अपने आप में पहला ऐसा अवार्ड शो है जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब सीरीज से जुड़े कई कलाकारों को सम्मानित किया गया। मुंबई में आयोजित इस कार्यक्रम में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, रौनित रॉय, जावेद जाफरी, अनुराग कश्यप जैसे नामचीन लोगों ने शिरकत किया। ऑफ कोर्स ये एक क्वालिटी वाला एक ये हो चुका है सेक्रेट गेम, बहुत अच्छी सीरीज बन रही है और आई थिंक बहुत अच्छा फ्यूचर है। रियल लाइफ एंड रियल लाइफ उसको कंबाइन करने में ये जो सीरीज़ हमारे वेब सीरीज़ हैं उसको एक अच्छा मौका मिला है, एक रास्ता मिला है बहुत कुछ करने का। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव यार, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बिकॉज आई थिंक अच्छे कंटेंट को और इस प्लेटफॉर्म पे अच्छे कंटेंट को सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है एंड इट्स आई थिंक इट्स ऑल्सो अ साइन कि आप अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो व्यूअर्स इंतज़ार कर रहे हैं भर भर के। सभी ने नेटवर्क 18 की इस पहल को खूब सराहा। ये बहुत बड़ी बात है, जिस गुड आई थिंक, और कंटिन्यू रखें इस चीज़ को। और बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड फंक्शन है ये, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि भाई डांस ड्रामा और सिर्फ यही हो रहा है और कुछ बहुत ही लाइक जैसे फॉरेन में होते हैं शोज़, अवार्ड फंक्शंस होते हैं उसी तरीके से हो रहा है। बहुत अच्छी शुरुआत है एंड आई होप उसने शुरुआत से टप्पा लग जाता है कि वेब सीरीज़ भविष्य है हमारा और अच्छा है, हमें करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, नेटवर्क 18 ने किया है। पहले
समझ लिया कि ये माध्यम अब बहुत बड़ा होने वाला है, यही होने वाला है। टेलीविज़न तो गायब होगा, तो न्यूज़ भी इस पे ही आप देखेंगे। मैं तो ऑलरेडी न्यूज़ और प्रिंट में ही सब अपने टैबलेट पे ही पढ़ता हूँ, अखबार भी टैबलेट पे पढ़ता हूँ। वेल, हमारा ये प्रयास यूं ही जारी रहेगा क्योंकि द शो मस्ट गो ऑन। दिल्ली से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं अमित सिंह। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका पर असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM से जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि ओवैसी और उनकी पार्टी सिर्फ मुस्लिमों से संबंधित मुद्दों को उठाती है और धर्म के नाम पर वोट मांगती है। धारा 377 पर आए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर बयानबाजी शुरू हो गई है। कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं ने अदालत के इस फैसले पर खुलकर ऐतराज जताया, क्योंकि कोर्ट ने समलैंगिक संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर कर LGBT यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर समुदाय को बड़ी राहत दी, जिस पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने खुलकर आपत्ति जताई। बड़ा अफसोसनाक फैसला है जब से मुझे इस फैसले की इत्तला मिली है, क्योंकि मैं रोज़ अव्वल से इसका विरोध कर रहा हूँ और मैं इसकी मुखालिफत कर रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। तो वहीं शिया वक्फ बोर्ड ने भी अदालत से अपने इस फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की। जो कल तक अपराध था, आज वो उस पर लोग सेलिब्रेट करें और खुलकर उस अपराध को करने की कोशिश करें, तो हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले को रिव्यू करना चाहिए। LGBT समुदाय ने धारा 377 को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, जिसके बाद उन्हें इस मामले में जीत हासिल हुई, लेकिन संविधान पीठ के इस फैसले के बाद एक बार फिर इस मामले ने तूल पकड़ लिया। हालांकि कांग्रेस और एनसीपी जैसे दल अदालत के फैसले पर बेहद सदी हुई प्रतिक्रिया देते नजर आए। सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय कर लिया है, अब उस पर बहस का विषय नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पक्षों की बातों को सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नकारा नहीं जा सकता है। वहीं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट के फैसले का तो स्वागत किया, लेकिन उन्होंने समलैंगिक संबंधों को सामाजिक तौर पर गलत करार दिया। आप महिलाओं के साथ आप रिश्ता ये नहीं रखने चाहेंगे, परंतु आप पुरुष होते हुए पुरुष के साथ रखने चाहते हैं, इसको मैं विकृति मानता हूँ। कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम धर्म गुरुओं के इस रुख पर LGBT समुदाय ने भी कड़ा ऐतराज जताया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे से आम आदमी की परेशानी बढ़ने लगी है। देश भर में तेल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गईं। और इसका असर पेट्रोल पंप पर भी दिखाई देने लगा, जहां पहले के मुकाबले अब भीड़ कम होने लगी है। खाली पेट्रोल पंप है, कर्मचारी यहां पर हैं, लेकिन यहां पर पेट्रोल पंप में लोगों की भीड़ जो है वो कम आ रही है। मुंबई में तेल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी से परेशान लोग सरकार से खासे नाराज दिखे। गरीब आदमी कैसे जिएगा? गरीब आदमी को डेली महंगाई बढ़ रहा है। मोदी सरकार आया तब से बर्बाद कर डाला देश। तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से कई जगहों पर बसों के किराए भी बढ़ गए हैं, लेकिन डॉलर के मुकाबले गिरती रुपए की कीमत के आने वाले दिनों में तेल की कीमतों में कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। वहीं तेल कंपनियां भी अपना मार्जिन पूरा करने के लिए रोजाना दाम बढ़ा रही हैं, जिसके बाद आम लोगों ने सरकार से बढ़ती कीमतों में राहत देने की अपील की। हम लोग का पूरा बजट बिगड़ता है, हमारा जो आता है घर से खर्चा गया पूरा बजट बिगड़ जाता है। लगातार बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 79 रुपए 99 पैसे और डीजल 72 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया, जबकि मुंबई में पेट्रोल 87 रुपए 39 पैसे और डीजल 76 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। कश्मीर के रहने वाले दोनों आतंकियों को कल रात 11:15 बजे जामा मस्जिद बस स्टॉप से गिरफ्तार किया गया। दोनों आतंकियों के पास से 2 पिस्तौल बरामद हुई। जिन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया उनमें एक का नाम परवेज और दूसरे आतंकी का नाम जमशीद बताया गया। परवेज का बड़ा भाई फिरदौस भी आतंकी था जो इस साल जनवरी में मारा गया था। गिरफ्तार आतंकी परवेज यूपी के अमरोहा से एमटेक कर रहा था। दोनों आतंकी अमरोहा से हथियार लेकर कश्मीर जा रहे थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक आतंकी गतिविधियों को लेकर पुलिस को काफी समय से इनपुट मिल रहे थे, जिसके बाद स्पेशल सेल ने इन्हें गिरफ्तार किया। ये दिल्ली को ट्रांजिट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें इनके एफर्ट्स को रोक दिया गया और इनके वेपन्स सीज कर लिए गए जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकते हैं। कश्मीर जा रहे थे जहां इन वेपन्स का इस्तेमाल टेररिस्ट इंसिडेंट में करना था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 कश्मीरी आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इस वक्त आप देख सकते हैं इन कश्मीरी आतंकियों को, और इन दोनों की गिरफ्तारी दिल्ली की ISBT में लाल किले के पास से हुई थी, क्योंकि लाल किले के पास जब ये लोग पहुंचे थे, क्योंकि बीती रात को 10:30 के आसपास इन लोगों की मौजूदगी वहां पर थी, क्योंकि एक बड़ा इनपुट मिला था इन कश्मीरी आतंकियों को देखकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों को जो है देखकर आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन इन दोनों की शक्लें आप देख सकते हैं पूरी तरह से। इन दोनों का जो बैकग्राउंडर है वो ये दोनों जो हैं
बताया जा रहा है कि बीटेक इंजीनियर हैं और दोनों ही पढ़ाई में बहुत तेज़ हैं, लेकिन IS JK के लिए ये दोनों जो हैं यहाँ पर काफ़ी समय से काम कर रहे थे और पिछले भी काफ़ी समय से ये लोग हथियार लेकर यहाँ पहुँचे थे और इस बार फिर ये हथियार लेकर, क्योंकि इनके पास से पिस्टल भी बरामद हैं, मोबाइल फ़ोन्स 4 बरामद हैं और इन लोगों की जो मौजूदगी है उसके बाद दिल्ली में हालांकि इनसे पूछताछ की जानी है, 5 दिन की कस्टडी में इन्हें लिया गया है। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि ये काफ़ी समय से हथियारों को लेकर IS JK जो एक नया फंड ISIS से प्रभावित जो फ्रंट है उससे प्रभावित होकर ये लोग काम कर रहे थे तो और अपने नए आतंकी संगठन को खड़ा कर रहे थे, लेकिन शुरुआती दौर है इसलिए इनको पकड़ा गया है। अभी इनके जो मास्टरमाइंड है उनका पकड़ा जाना बाकी है। दीपक भी न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। वाराणसी में गंगा का पानी उफान पर है। बनारस के घाट पूरी तरह से डूबे हुए हैं। दूसरी तरफ लोगों के घरों में बारिश का और बाढ़ का पानी घुस चुका है। सड़कें पानी से पटी हुई हैं। सरकारी मदद न मिलने से लोग नाराज हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन से मदद की अपील के बावजूद उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। नाला फूट गया है, बरखा भी हो रहा है, पानी भी और बढ़ रहे हैं। साग सब्जी के लिए, सारा साग सामान के लिए हमें कोई परेशानी है। और यहाँ पानी जो है कि करीबन 8 से 10 दिन का हो गया और बहुत सारे परेशानी हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए परेशानी है, साग सब्जी राशन पानी सभी तरह की परेशानियाँ यहाँ पे। कम से कम हमारे अगल बगल में 150 से अधिक घर जो है पानी में आधा डूबा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी 13 सितंबर को 5 लोकसभा क्षेत्रों के पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। चुनाव की तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री 13 सितंबर को गाजियाबाद समेत 5 लोकसभा क्षेत्रों के पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। दिल्ली में भूख से 3 बच्चों की मौत के आरोपों पर दायर एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करते हुए हाई कोर्ट में अपील करने को कहा। अमेरिका के कई सांसदों ने पाकिस्तान की इमरान खान सरकार से बलूचिस्तान समेत देश भर में धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों को बराबरी का अधिकार देने की अपील की। उत्तराखंड हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका पर राज्य सरकार ने बताया कि 60 साल से ऊपर के पुरोहितों को हर महीने 1000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक बार पर छापेमारी कर 23 लड़कियों को पकड़ा गया। अपनी मांगों को लेकर यूपी के हाथरस समेत कई जगहों पर कुलियों ने ग्रुप डी कर्मचारियों का दर्जा देने समेत कई मांगों को लेकर ट्रेन रोककर प्रदर्शन किया। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नर्सरी और केजी की क्लास शुरू करने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को नोटिस भेजा। दिल्ली के उस्मानपुर में बदमाशों ने बीच बचाव करने आए एक लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए सभी राज्यों को अपनी वेबसाइट पर गाइडलाइंस पब्लिश करने का निर्देश दिया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने SC/ST एक्ट में बदलाव के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद को राजनीतिक साजिश करार देते हुए बीजेपी पर तीखा हमला बोला और साथ ही राज्य की सवर्ण जातियों का समर्थन हासिल करने का दाव भी चल दिया। गुरुवार को देश के कई राज्यों में सवर्ण जातियों से जुड़े संगठनों ने बंद का ऐलान किया था। लेकिन मायावती ने दावा किया कि बंद का असर सिर्फ उन राज्यों में हुआ जहां बीजेपी की सरकारें हैं। पर्दे के पीछे से प्रायोजित बीजेपी व RSS का जातिवादी अपने राजनीतिक स्वार्थ एवं लाभ के लिए इनका कोरा चुनावी षड्यंत्र है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सवर्ण जातियों की नाराजगी सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। इसलिए मायावती ये दावा करने में पीछे नहीं रही कि उनकी सरकार के दौरान SC/ST एक्ट का दुरुपयोग नहीं हुआ। इसके साथ ही बीएसपी अध्यक्ष ने सवर्ण जातियों के कमजोर तबके के लिए आरक्षण का भी दाव चल दिया। अपर कास्ट समाज में से जो गरीब लोग हैं, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने के लिए सबसे पहले लिखित में केंद्र की सरकार को चिट्ठी लिखी थी। चर्चा है कि बीएसपी की नजर एक बार फिर ब्राह्मण मतदाताओं पर टिकी है। जानकारों के मुताबिक 2007 में मायावती ब्राह्मण मतदाताओं का समर्थन हासिल करने में कामयाब रही थी और इसी वजह से उनकी राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। माना जा रहा है कि सवर्ण जातियों की नाराजगी पर बीजेपी को घेरने के साथ उनका मकसद ब्राह्मण वोट बैंक को पार्टी से जोड़ना है। बिहार के आरा में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तूफान एक्सप्रेस ट्रेन को रोककर प्रदर्शन किया। ये लोग पार्टी के अध्यक्ष और सांसद पप्पू यादव पर गुरुवार को भारत बंद के दौरान हुए हमले का विरोध करने वहां पहुंचे और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटरियों के बीच खड़े होकर तूफान एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने केंद्र और बिहार सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव पर हमले के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। नीतीश कुमार, केंद्र सरकार सब इसमें शामिल है। पप्पू यादव को कोई देखना नहीं चाहता है। राजनीतिक षड्यंत्रकारी जितना भी है
इस बीच ट्रेन रोके जाने की खबर पाकर वहां पहुंचे जीआरपी के जवानों ने प्रदर्शनकारियों को ट्रेन के सामने से हटाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शन पर अड़े कार्यकर्ता जीआरपी के जवानों से धक्का मुक्की करने लगे। जीआरपी के समझाने पर भी जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो फिर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। SC/ST एक्ट के विरोध में भारत बंद के दौरान गुरुवार को नारी बचाओ यात्रा निकाल रहे पप्पू यादव ने मुजफ्फरपुर में अपने ऊपर हमला किए जाने का आरोप लगाया था। यूपी के उन्नाव में कई इलाकों में बाढ़ का पानी भरने के बाद कुछ लोग नाव के सहारे सुरक्षित जगहों पर जाने लगे। उन्नाव के अलावा फर्रुखाबाद, कन्नौज और कानपुर के निचले इलाकों में भी गंगा का पानी भरने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन गंगा में आई बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही उन्नाव में मचाई, जिसके बाद लोग नाव के सहारे आने जाने को मजबूर दिखाई दिए। जल स्तर बढ़ते ही सबसे पहले मोहल्लों में पानी प्रवेश करता है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गंगा किनारे बसे कई गांव इसी तरह बाढ़ में पूरी तरह डूब गए और हजारों बीघा फसल बर्बाद हो गई, जबकि 2 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। कितना पानी भरा, छोटे छोटे बच्चे सब घर में फंसे, आने में बहुत दिक्कत हो रही है। बाढ़ का पानी बढ़ने से लोग अपने मवेशी छोड़कर जाने को मजबूर दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग अपने मवेशियों के साथ बाढ़ का पानी उतरने तक सुरक्षित जगहों की तलाश में जुट गए। इस बीच प्रशासनिक अधिकारी लोगों को खाने पीने की चीजें मुहैया कराने में जुट गए और बाढ़ से परेशान लोगों को ऊंची जगहों पर पहुंचाया गया। इसके अलावा उन्हें राहत सामग्री बांटी गई, लेकिन बाढ़ से परेशान लोगों ने खाने पीने की चीजें न मुहैया करवाने का आरोप लगाया। और आज खाने के लिए क्या आया? इस बीच उन्नाव विधायक पंकज गुप्ता ने भी बाढ़ से परेशान लोगों के लिए खाने पीने की चीजें भेजी।